नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सीटेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये सभी क्वेश्चंस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सेम टॉपिक है, सेम सिलेबस है, दोनों जो है पेपर में दिया गया है। क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल जो है हाई हो जाता है पेपर 2 में। जो मैं मेरा जो है सजेशन यही है कि आप लोग थोड़ा सा डीप जो है स्टडी करो, टॉपिक जो है अपने कंप्लीट रूप में तैयार करो। जैसे पियाजे हो गए, बाइगोस्की हो गया, कोहलबर्ग हो गए, इन टॉपिक्स को तो 100% बिल्कुल घोल के पी जाना है। विकास और वृद्धि हो गए, मूल्यांकन से प्रश्न आते हैं, तो इन सभी टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार करते हुए चलना है। जहां से क्वेश्चन 101% पूछे जाते हैं, इनको टॉपिक वाइज तैयार करिए। क्वेश्चंस तो तैयार करना ही करना है, इनके बारे में भी पता रखिए कि इसके जो है अंदर थ्योरीज क्या है। ठीक है, मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट जो है सिलेबस आधारित थ्योरीज जो है आपको दिया है, बिल्कुल जो कि थ्योरी आपको किसी भी अन्य चैनल में आपको नहीं देखने को मिलेगी। आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी थ्योरी चाहिए तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। इन केस आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा पर्सनली वे। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखना, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना, 100 लाइक्स का टारगेट है। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, किसी भी सीटेट के संबंध में कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चंस में रिलेट कोई दिक्कत हो, इशू हो, तो मुझे जरूर से जरूर आप कमेंट करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है? देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो कि 2005 वाला है, इससे एक क्वेश्चन नहीं, कम से कम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे पूरे 150 क्वेश्चन में। मतलब ये क्वेश्चन हर जगह फिट हो सकता है, चाहे वो सीडीपी हो, हिंदी पेडागोजी हो, हर जगह है, मैथ पेडागोजी हो, ईवीएस में हो, सब जगह ये फिट होता है। तो ये याद रखिएगा, इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, सभ्यता और संस्कृति। ये जो उद्धरण है, ठीक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से लिया गया है, इसको भी याद कर लेना। ये उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से लिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 जो है, ये दस्तावेज जो है बिना बोझ के शिक्षा पर जो है बल देता है, सीखने पर जोर देता है। ठीक है, इतनी बातों को आप ध्यान रखिएगा। प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। तो किस तरीके की प्रेरणाएं अनुभूतियों को संतुष्टि? तो भावनात्मक। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें प्रभावी, संरक्षण उन्मुखी और सुरक्षा उन्मुखी से कोई संबंध नहीं है। आंसर हो गया बी। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर आप चारों ऑप्शंस को गौर से समझें तो आप सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा सही नहीं है? देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखा करिए कि क्या सही नहीं है, कौन सा गलत है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत मिलते हैं और अक्सर जो है बच्चे ब्लंडर कर देते हैं। मतलब क्वेश्चन आता हुआ जो आपको आता है और आपको सिंपल है आपके लिए, उसको भी आप गलत पढ़ करके सॉल्व कर देते हैं और गलत आंसर लगा देते हैं। इसका देखिए थर्ड का आंसर क्या है? देखिए, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, सत्य है कि सभी बच्चे, जितने भी बच्चे होते हैं, सभी प्रकार के बच्चे में सीखने की क्षमता होती है। बस आपको हर बच्चे के लिए यह समझना होगा कि कौन सा बच्चा किस तकनीक और किस शिक्षण विधियों के द्वारा बेहतर रूप से सीख सकता है। सभी बच्चे स्वभाव से सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं। अगर आप उनसे रिगार्डिंग जो है एक्टिविटीज कराओ तो उसे, जैसे पढ़ाई, अगर कुछ बच्चा चंचल है ना, वो कॉपी किताब में नहीं बैठता, तो उसको हम एक्टिविटीज के माध्यम से सिखा सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी बच्चे स्वभाव से सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरीके से सीखते हैं। तो इसका देखिए आंसर हो गया यही, ये जो कथन है, या हम कह सकते हैं ये जो ऑप्शन है ये है गलत। ऑप्शन सी बिल्कुल गलत होगा। जो व्यक्तिगत स्तर पर एक तरीके से नहीं सीखते, जब व्यक्तिगत है तो हर बच्चे की अपनी इच्छाएं होती हैं, हर बच्चे की अपनी सीखने की एबिलिटीज होती हैं, तो उसी के तरीके से हमें सिखाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से, देखिए आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? अब आंतरिक रूप से प्रेरित कर रही है कोई टीचर, तो प्रतियोगितात्मक जो है परीक्षण से, या फिर व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके और उनमें निपुणता पाने में उन्हें सहायता दे करके।
साफ साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम दे करके, तो ये तो बाहर ही हो गया। उनमें चिंता और डर पैदा करके, तो बाहर से आपने डर पैदा किया तभी तो बच्चा प्रेरित हो रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ा करिए, उसके चारों ऑप्शंस को पढ़ा करिए। इन चारों ऑप्शंस में बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं जो किसी और क्वेश्चन में काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में जो चारों पॉइंट्स दिए गए हैं वो किसी अन्य क्वेश्चन में काम नहीं आएंगे। हो सकता है कि जो ऑप्शन सी गलत दिया गया है वो किसी क्वेश्चन का आंसर हो, इसलिए सारे को ऑप्शंस को आप लोग पढ़ा करिए। ठीक है, ध्यान रखिए, जितने भी बच्चे जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं सीटेट का, बिल्कुल भी डरे मत। जितने भी मैं पेपर्स अपलोड कर चुका हूं उन सभी पेपर्स को सॉल्व कर लो। बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ाता हूं मैं, बिल्कुल सरल भाषा में, जिस भाषा का आप स्वयं जो है उपयोग करते हैं अपने क्वेश्चंस को आंसर देने में, वैसे ही मैं पढ़ा रहा हूं। मेरे थ्योरीज वीडियो जरूर से जरूर देखना। मेरे थ्योरीज वीडियो तो आपके लिए बिल्कुल प्रसाद हैं, ये समझ लीजिए। तो उसको जरूर से जरूर देखिएगा और उनके नोट्स बनाइएगा और उसका डेली रिवीजन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञान का अर्थ होता है। अब देखिए संज्ञान क्या है, तो संज्ञान का मतलब होता है वही संज्ञानात्मक विकास। अब संज्ञान का मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास, जब आप समझ गए तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है आपका बौद्धिक विकास। तो यहां पे इसका मतलब है ज्ञान और समझ। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, कॉग्निटिव जो है इसका इंग्लिश में वर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डॉट डॉट सिद्धांत से संबंधित है। तो सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से अवलोकन पर आधारित है, तो इसे व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन यहां पे बी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य क्या होता है। आप चिंतन क्यों करते हैं, आप थिंकिंग क्यों करते हैं, आप किसी चीज में तर्क क्यों करते हैं। आप इसलिए करते हैं कि समस्या को जटिल बनाना होता है, या फिर संवेग को समाप्त करना होता है, मतलब संवेग का मतलब है इमोशंस को समाप्त करना होता है, या फिर समस्या का समाधान निकालना होता है। तो तर्क और हम चिंतन इसीलिए करते हैं क्योंकि हम जो है समस्या का समाधान करना चाहते हैं, ना कि संज्ञान का अंत करना चाहते हैं। बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन था लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये सीटेट के पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक बच्चा माचिस के खाली डिब्बे से कई प्रकार की वस्तुएं बना करके खेलता है। उस बच्चे के संदर्भ में आपकी राय क्या होगा। तो बच्चा खाली डिब्बा है और वो नई नई चीजें बना रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उसमें वैज्ञानिक अन्वेषण के गुणों का विकास हो रहा है, या फिर वो पढ़ने से कतराता है इसलिए खेलता रहता है, या माता पिता की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, या खेल से दूर कर पढ़ाई में लगाने की आवश्यकता है। ये सारे के सारे ऑप्शंस जो है अतार्किक लग रहे हैं। आंसर हो गया ऑप्शन ए। देखिए, कुछ भी क्रिएटिविटी, कुछ भी बच्चा क्रिएट कर रहा है अपने मन से, तो वो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं जो है संज्ञान को डेवलप कर रहा है, क्रिएटिविटी को डेवलप कर रहा है। जब बच्चा कुछ अपने आप से बनाता है तो उसके वैज्ञानिक जो है गुण डेवलप होते हैं। अक्सर अब के बच्चों में देखिए, आप जब से फोन आ गया है, आप सोच के देखिए, जब से फोन आ गया और अपने दौर पे देखिए, हम लोगों का दौर वही है जब फोन नहीं था, इतना हाइक नहीं था फोन, इंटरनेट नहीं था इतना भयंकर रूप से कि हर वक्त जो है इंटरनेट पे। तो फोन, तब हम लोग कागज से बहुत सारी तरीके की आकृतियां, मैं गुलाब भी बना लेता था, नाव भी बना लेता था, है ना, और क्यूब्स बना लेता था। बहुत सारी ऐसी आकृतियां रहती थी जो मैं बहुत बनाता था, है ना, चिड़िया बना लेता था। तो ये सारी चीज़ें वैज्ञानिक दृष्टिकोण या आपके अंदर क्रिएटिविटी को डेवलप करते हैं, और मैं जो है क्रिएटिविटी में बहुत ठीक ठाक हूँ। तो इसी तरीके से अब आज के बच्चे जो कि फ़ोन में लगे रहते हैं, तो वो इस तरीके की ड्राइंग नहीं कर पाते हैं। वो कागज़ और मतलब कागज़ों से ड्राइंग नहीं बना पाते, चीज़ें नहीं बना पाते, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो इसको समझिएगा आंसर। ठीक है, अपने से जो है जोड़ने का प्रयास किया करिए, सोचा करिए कि इसमें से सबसे ज़्यादा तर्कसंगत क्या हो सकता है। अगर आप इस सिचुएशन में हो कि आप जो है किसी खाली चीज़ के डिब्बे को जो है कई आकृतियाँ बना रहे हो, तो आपके संदर्भ में क्या लग रहा है कि आपके अंदर किस तरीके के गुण डेवलप हो रहे हैं। आपके अंदर वैज्ञानिक जो है अन्वेषण के गुण डेवलप हो रहे हैं। सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह से देखते हैं। समाजवादी जो निर्माणवादी है, सिद्धांतवादी बच्चों को किस तरीके से देखते हैं। तो समाजवादी जो लोग होते हैं, है ना, ये बच्चे को ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी के रूप में देखते हैं।
लघु वयस्क के रूप में नहीं देखते, ज्ञान के निष्क्रिय तो रूप में प्राप्तकर्ता को नहीं देख, सक्रिय प्राप्तकर्ता होता तो यहाँ आंसर हो जाता। कोरी पट्टी तो होता ही नहीं है बच्चा, बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ तो होता ही है, क्योंकि जिस घर में रह रहा है वहां से कुछ ना कुछ सीख के आ रहा है। आंसर हो गया ऑप्शन डी, सीटेट पेपर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम क्या होता है? तो देखिए, पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में जो अधिगम होता है, इसमें से देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। पियाजे और वाइगोस्की जिन्होंने सिद्धांत अलग अलग दिया था, पियाजे का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए थे, और पियाजे ने यह भी कहा था कि पर्यावरण के साथ जो है बच्चा जो है व्यक्तिगत अन्वेषण के साथ जो है सीखता है ना? उस मतलब व्यक्तिगत अन्वेषण को महत्व दिया था पर्यावरण के साथ। बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहा था, नन्हा वैज्ञानिक जो कि आसपास की चीजों को देखता है और सीखता है। वाइगोस्की ने जो है सामाजिक संपर्क को महत्व दिया था, सांस्कृतिक जो है चीजों को महत्व दिया था। इन्होंने कहा था बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होगा वो जब बच्चा सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अंतःक्रिया करता है ना, तालमेल बिठाता है, तब जो है उसका अच्छे से डेवलपमेंट होता है, बौद्धिक विकास होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन डी है। सभी पूरी बातों को गौर से सुना करिए, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हमें शायद नहीं पता है या उसकी भाषा नहीं पता है, तो कई बार हम वो भाषा किसी टीचर के द्वारा जो है बताई गई हो तो वो आपके लिए काम के लिए होती है, महत्वपूर्ण होती है। शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय, तो यहाँ पे दोनों ही जो है बच्चे, रचनात्मक कक्षा कक्ष में क्या होता है, यहाँ पे बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, तो यहाँ पे बच्चा स्वयं सृजित कर रहा है और सक्रिय भूमिका निभा रहा है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब स्वयं का ज्ञान का निर्माण कैसे कर रहा है? एक तो पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया कर रहा है, और एक जो है सामाजिक संपर्क के साथ जो है अंतःक्रिया कर रहा है। ठीक है, चलिए। शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है, योजना, निर्देशन, मापन तथा मूल्यांकन। शिक्षण के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? अगर हम 4 चरणों वाली प्रक्रिया को हम देखें तो इन चारों चरणों को नोट कर लेना। इसका सही आंसर है हफ तथा डंकन का। ठीक है, ऑप्शन ए है, पेपर 2 का ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए। अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, जो भी आप सीख रहे हैं, और जो आप सीख रहे हैं उसका मूल उद्देश्य क्या होगा? आप सीडीपी में ये क्वेश्चन सीख रहे हैं तो इसका मूल उद्देश्य है आपके व्यवहार में परिवर्तन लाना। ठीक है, ताकि आप चीजों को सही से करें, आपका क्वेश्चंस के साथ तालमेल अच्छे से बैठे, आपका शारीरिक जो है चाल ढंग बातचीत सबसे अच्छा बेहतर हो, आपकी स्किल्स डेवलप हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अधिगम आपके इन सभी चीजों में जो है फायदा पहुंचाता है ना। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक मदद करता है। अब बच्चे में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सबसे ज्यादा मदद क्या करता है? तो चार्ट तो मदद नहीं करेगा, नमूना, कोई भी किसी चीज का नमूना जो है दिखाना कि देखो ये रेलवे की टिकट है, इस तरीके से नहीं, या कंप्यूटर में जो है बैठा देना, ये मदद करेगा। अगर बच्चे के संदर्भ में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, चाइल्ड जो है सेंटर्ड जो है अगर हम देखें, तो भ्रमण जो है बच्चे के ज्यादा जो है विकास में मदद करेगा। आंसर हो गया ऑप्शन ए। प्रोजेक्ट परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जो है अभी हाल ही में शिक्षण विधियां, देखिए जितनी भी शिक्षण विधियां थी, शिक्षण विधियों से रिलेटेड एक वीडियो डाला है। तकरीबन तकरीबन मैंने 35 से 40 वीडियो 35 से 40 शिक्षण विधियां बताई हैं। इन शिक्षण विधियों को 100% पढ़ लेना, रट डालना। यहां से आपको क्वेश्चन पूरे सीडीपी में, पूरे सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। हर सेक्शन में जो है क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, जहां से बच्चे क्वेश्चन बहुत गलत करते हैं। और ये सारी ऐसी चीज हैं जो आपके पास होने का रास्ता है, इसलिए उसको देखना जरूर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फिर भी लिंक नहीं ढूंढ पाते तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, इसका सही आंसर है किल पैट्रिक, ऑप्शन यहां पे ए सही जवाब होगा। प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो वास्तविक समस्याओं को हल करने में जो है मदद करता है, योजना बनाने में मदद करता है, अनुभव से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है ना। इसमें जो बच्चा होता है वो अपने उद्देश्य जो है पूर्ण कार्य करते हैं। उनका जो उद्देश्य होता है उसमें जो है एक बकायदा पैटर्न बना करके, योजना बना करके चीजों को जो है सही करते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन ए।
बच्चे का अपने से बात करना क्या होगा? तो बच्चे का अपने से बात करना उसके अहम केंद्रवाद का द्योतक है या गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं का पहचान है? बिल्कुल भी नहीं। उनके मनोवैज्ञानिक और भाषा विकास में बाधा डालता है? नहीं। उसकी सोच को विनियमित करने के लिए उसकी सहायता करता है। देखिए, बच्चा जो है, कई बार आपने देखा होगा कि बच्चा अपने आप से बात करता है शीशे के सामने, या बड़बड़ाता ही रहता है, कुछ ना कुछ खेलता खेलता बड़बड़ा रहा है, बोल बोल के बड़बड़ा रहा है, चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहा है। तो बच्चा जो है अपने से बात कर रहा है, तो इसका मूल अर्थ ये होता है कि अपनी समस्याओं का जो है वो जो है समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। कुछ भी खेल क्रियाओं के माध्यम से वो खेल रहा होता है। ये गाड़ी गई, ऐसे गया वो, ये फिर मैं कल पापा को बुलाऊंगा, पापा देखो आ गए, ऐसे नहीं, ऐसा खेलते। अक्सर जो है गाड़ी लेकर के लड़का खेल रहा है, और लड़कियां जो है अक्सर वो तरीके के गेम्स खेलती रहती हैं। अब तो हालांकि जेंडर रूढ़िवादिता का ये उदाहरण है, लेकिन फिर भी जो हो रहा है समाज में वही बता रहा हूँ। किचन के जो है नहीं खिलौने आते हैं, उसमें चाय बनाती है, फिर वो मम्मी को दे देती है कि मम्मी लो चाय मैंने आपके लिए बनाई, इस तरीके से। तो ये सोच को विनियमित करता है और उसकी सहायता करता है। ठीक है। जब बच्चा जो है अपने से बात मन ही मन में करता है, तो भी सेम चीज ही होती है, बस उसको हम जो है इनर जो है स्पीच कहते हैं। इधर जो है इस जो है व्यक्ति को हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं, प्राइवेट। और ये सिद्धांत, ये स्पीच जो दी थी बाइगोस्की ने। ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन संबंधित है किसी से, तो ये बाइगोस्की से संबंधित है। प्रतिभाशाली जो है बच्चे क्या है? तो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो अपसारी चिंतक होते हैं। ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। अक्सर जो है ऐसे बच्चे प्रश्नों के कई उत्तर या कई समाधान देने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। प्रतिभाशाली बच्चे बहिर्मुखी भी होते हैं। ठीक है, ये भी होता है, लेकिन आंसर ज्यादा तर्कसंगत आंसर है सी। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वो होते हैं जो, अब सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम क्या होते हैं? जो प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं? जिनका आईक्यू जो है 120 से अधिक होता है, जो अपनी समस्याओं का समाधान करना जानते हैं। ठीक है। अगर कोई समस्या फंस भी गई तो उसका कई जो है समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। यही सब प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। क्रिएटिविटी के साथ जो है थोड़ा सा क्रिएटिव माइंडेड भी होते हैं। जरूरी नहीं कि क्रिएटिविटी ही हो, लेकिन होते हैं, है ना। बहुत साधारणता जो हम देखें अगर, तो बहुत सारे बच्चों में आपको क्रिएटिविटी दिखेगी। 17वें का जो आंसर है यहां पे, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, या उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का नहीं, यहां उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों से व्यक्त रहने के अवसर देते। आंसर, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, आईक्यू अच्छा होता है, अपनी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं स्वयं, उनके शैक्षणिक कार्यक्रम वो होंगे तो उनके चिंतन को प्रेरित करने के लिए, ऐसे विचारों को व्यक्त करने के लिए उनको अवसर देना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस दीजिए उनको जहां पे उनको थोड़ा सा चिंतन करना पड़े, सोचना पड़े, है ना, उनको अपने विचारों को तरीके से व्यक्त करना पड़े। उनको अगर आप सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दे दोगे ना, जो झट से वो सॉल्व कर लेते हैं, तो उनको क्लास बोरियत लगेगा और उनको कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा भी प्रभावित होगी। तो आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे सी। बाकी तो अनावश्यक ही पूर्ण रूप से गलत हो जाते हैं बाकी सभी आंसर्स। ठीक है। वंचित बालक निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है? तो वंचित जो बालक होता है वो सामाजिक रूप से वंचित होता है, आर्थिक रूप से भी वंचित होता है और शैक्षिक रूप से वंचित होता है। तो अगर वंचित बालक की परिभाषा आती है तो हमें तीनों का आंसर जो है देना होगा। आंसर यहाँ पे डी होगा। आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है। एक बच्चा हकलाता है, उसकी शिक्षा के प्रबंधन हेतु तो आप आवश्यक क्या कदम उठाएंगे? तो जो बच्चा हकलाता है, तो यही होगा कि भाई उसको थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे पढ़ने का मौका देंगे, ऐसा नहीं हड़बड़ाएंगे आप टीचर के तौर पे। तो गलत आदतों पर नियंत्रण करने के लिए कहेंगे, या फिर उसकी शिकायत करेंगे। अब शिकायत करेंगे, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो या मास्टर हो, टीचर हो, घर में हो, भाई से हो, किसी से भी हो, शिकायत हो गई तो गलत बात यहाँ पे तुरंत गलत हो जाएगा। उसकी कक्षा से बाहर जाकर पढ़ने के लिए कहेंगे, या फिर विशेष शब्दों के उच्चारण को उससे एक बार में ही पढ़ने के लिए कहेंगे, मतलब उसे थोड़ा सा प्रोत्साहन देंगे। उससे कहेंगे कि कौन से विषय, पहले बात तो एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि वो किन शब्दों पे जो है हकला रहा है। ठीक है।
फिर जो है उसे एक बार में थोड़ा सा आप उसकी मदद करेंगे उन शब्दों को बुलवाने में, और फिर वो उसको एक बार में पढ़ने के लिए थोड़ा प्रोत्साहित करेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन डी। यहाँ पे 4 में से ऑप्शन डी जो है वो तर्कसंगत आंसर है। समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार क्या है? तो देखिए, समावेशी शिक्षा का क्या मतलब होता है, आज हम इस चीज को जानेंगे। और एक क्वेश्चन 101% समावेशी शिक्षा से बनेगा। तो यहां पे देखिए आंसर है, समाज में विविधता है। हमें सबको पता है कि समाज में जाति है, धर्म है, भाषा आधार पर विविधताएं हैं, है ना, बहुत रूपों में विविधता है। तो समाज में विविधता है, फिर बच्चा जो है अच्छा है पढ़ने में, कमजोर है, मंद बुद्धि है ना, इस तरीके के बच्चे हैं, तो बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो विद्यालय को इन विविधता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। आंसर हो गया ऑप्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का जो है कि 3 अवस्थाएं बताई थी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अरे सॉरी, पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत स्तर कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट जो है पश्चात परंपरागत स्तर। देखिए, इस चीज को अच्छे से तैयार कर लेना। यह सिद्धांत दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने, और इन तीनों को अच्छे तरीके से रट लेना। यकीनन मैं कह सकता हूं कि पेपर 1 में कम से कम 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पेपर 2 में भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे तरीके से रट के चलना होगा। कंप्लीट वीडियो देखना हो तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण हो या फिर सामाजिक उपकरण हो, ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका की बात कही थी लेओ वाइगोस्की ने। आंसर हो गया ऑप्शन सी, यहां पे सही जवाब होगा। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी हैं। तो देखिए, बुद्धि के जो है स्पीयरमैन ने पहली बात तो जो सिद्धांत दिया था, द्वि कारक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? द्वि कारक। इसके तहत बुद्धि को 2 कारक माना, एक जी फैक्टर जिसे सामान्य फैक्टर बताया गया है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। यहाँ पे एस फैक्टर हो गया जिसे हम विशिष्ट फैक्टर कहते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं, जी को जनरल फैक्टर कहते हैं। जी, इन्होंने कहा कि बुद्धि कोई एक कारक नहीं है, बुद्धि द्विकारक है। बुद्धि हम जो है तरीके से बनती है। एक तो हम सामान्य बुद्धि जिसे कहा, हम रोजमर्रा के जो कार्य करते हैं, सामान्य बुद्धि, हम सभी में ये सामान्य बुद्धि होती है। किसी का आईक्यू थोड़ा कम तो किसी का आईक्यू थोड़ा ज्यादा, बस इतना। विशिष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति में क्या होता है, कुछ विशिष्ट योग्यताएं भी पाई जाती हैं। जैसे वो म्यूजिक बनाने में अच्छे होंगे, गणितीय अवधारणाओं को समझने में अच्छे होंगे, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने ये विशिष्ट बुद्धि के बारे में बताया नहीं था कि कितने प्रकार की विशिष्ट बुद्धियां हैं, ध्यान रखिएगा। पर इन्होंने इतना बताया कि कुछ विशिष्ट होता है। आप अगर म्यूजिक बजा लेते हैं और सामान्य लोग नहीं बजा पाते, तो आपके अंदर एक विशिष्ट बुद्धि मानी जाती है। बस इसी परिभाषा को इन्होंने डिफाइन किया था। स्पीयरमैन ने द्विकारक, एक कारक सिद्धांत को, मतलब केवल ओनली जनरल फैक्टर को, मतलब इन्होंने मना कर दिया था कि व्यक्ति में केवल जनरल फैक्टर नहीं होता, इसके साथ साथ स्पेसिफिक फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। समाज में विभिन्न लिंगों के उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक जो है विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? तो प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को हम कहेंगे जेंडर रूढ़िवादिता। जैसे पुराने समय में जो है ऐसा मानते नहीं है कि अरे लड़का होके रो रहा है, तो लड़का है इसलिए रोना तुझे नहीं है, लड़की है तो कोई बात नहीं। मतलब लड़कियां ज्यादा भावुक हो सकती है, लड़के को भावुक होना नहीं चाहिए। लड़का होके जो है किचन में काम कर रहा है, लड़कियां जो है बैठी जो है घर में कमरे में बैठी हुई हो चुपचाप, वो लड़का चाय बना रहा है, इस तरीके की जो अवधारणा होती है वो जेंडर रूढ़िवादिता से संबंधित होती है। जेंडर जिसे कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग, है ना। आंसर हो गया ऑप्शन ए। 100% आपको एक क्वेश्चन जेंडर रूढ़िवादिता से मिलेगा। वैयक्तिक विभिन्नता किन रूपों में देखी जानी चाहिए? व्यक्तिक भिन्नता, है ना। तो ये जो व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं, ये भाषा के आधार पे, बुद्धि के आधार पे, शारीरिक के आधार पे, तीनों आधार पे होना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन डी, मतलब यहाँ पे तीनों ही सही आंसर है। विकास में वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर सोचिए।
तो देखिए व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उसकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना होगा, या फिर वंशागत विशेषताओं का विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। पर्यावरण कारकों पर केवल आ रहा है तो यहाँ पे हम हटा देंगे। शारीरिक एवं मस्तिष्क के परिपक्व पर विचार करना होगा, नहीं। व्यक्तिक विभिन्नता जो होती है, एक बच्चा जो है, देखिए मनुष्य का जो डेवलपमेंट, बच्चे का जो डेवलपमेंट टिका होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, वो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इन दोनों की परस्पर क्रिया का परिणाम है। अगर इन दोनों में से किसी में भी एक में भी कमी दर्शाई गई तो बच्चे की जो है विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेगी, और ये स्वाभाविक रूप से है कि कहीं ना कहीं हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। सोच में अलग है, शारीरिक बनावट में अलग है, भाषा में अलग है, हर रूप में अलग है, और इसका मूल कारण है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। तो वहां पे वंशागत जो है विशेषता और पर्यावरणीय कारण दोनों का जो है जिक्र किया गया। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो देखिए आज का जो है वीडियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाइएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है और आज का वीडियो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। धन्यवाद।